गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए हम EOQ मॉडल विद प्राइस डिस्काउंट करेंगे आज। और अभी तक हम इन्वेंट्री मॉडल्स के सेक्शन के अंदर काफ़ी टॉपिक्स अपने कवर कर चुके हैं, लाइक इन्वेंट्री मॉडल इन केस ऑफ यूनिफॉर्म डिमांड विद व्हेन डिफरेंट रेट ऑफ डिमांड, व्हेन शॉर्टेज आर अलाउड, व्हेन शॉर्टेजेस आर नॉट अलाउड, व्हेन देयर इज यूनिफॉर्म रिप्लेनिशमेंट। ठीक है, तो ये काफ़ी मॉडल्स हम कर चुके हैं। अब हमारा आज लास्ट मॉडल है जिसमें मॉडल से ज़्यादा उसके एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मॉडल को हमें इसके इतनी डिटेल के अंदर नहीं करना, वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। हमें सिर्फ उसके एग्जाम्पल्स पर मेन अपना फोकस करना है। और उससे पहले मॉडल के अंदर हम उसके कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए हमने स्टार्टिंग के अंदर अजम्पशन ली थी कि हर मॉडल के अंदर हमने अजम्पशन ली है कि प्राइस जो परचेज का है, यानी कि परचेज प्राइस इज़ कांस्टेंट। ठीक है, काफ़ी मॉडल में हमने डिमांड भी कांस्टेंट ली थी, बट फिर एक आया व्हेन डिमांड इज़ नॉट कांस्टेंट, मतलब डिफरेंट रेट ऑफ डिमांड। फिर शॉर्टेज कांस्टेंट ली और कईयों में शॉर्टेज कांस्टेंट अलाउ नहीं थी और कईयों में शॉर्टेज अलाउ थी। ठीक है, तो इसी टाइप से अभी तक हमने एक भी मॉडल ऐसा नहीं किया जिसके अंदर परचेज प्राइस के अंदर डिस्काउंट हो। देखिए अब ये है क्या, प्राइस डिस्काउंट है क्या, यानी कि इस मॉडल के अंदर हमें किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं और किस टाइप के हमारे पास आइटम दिए होंगे, और हमें पहचानना कैसे कि ये जो क्वेश्चन है ये इस मॉडल का है। तो देखिए आपको पता है नॉर्मल डे टू डे लाइफ के अंदर भी, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम बात करते हैं, तो जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी आइटम को बल्क में परचेज करते हैं, किसी भी चीज़ को जब हम बल्क के अंदर परचेज करते हैं, तो ऑलमोस्ट केसेस में क्या होता है, शॉपकीपर आपको कुछ प्राइस डिस्काउंट ऑफर करता है। ठीक है, यानी कि सप्लायर हमें कुछ ना कुछ प्राइस डिस्काउंट देता है। ठीक है, अब डिस्काउंट देखिए हम दो टाइप का लेते हैं। एक होता है ऑल यूनिट डिस्काउंट और सेकंड हमारे पास होता है इंक्रीमेंटल डिस्काउंट। अब हम समझेंगे ये दोनों डिस्काउंट्स हैं क्या। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए आप बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है। कुछ भी मैं इम्प्रैक्टिकल बात नहीं कर रही, सब प्रैक्टिकल बात है। देखिए ऑल यूनिट डिस्काउंट क्या है। देखिए कई बार हम सप्लायर के पास जाते हैं, वो कहते हैं अगर आप, जैसे कोई 10 रुपीज़ की कोई आइटम है, मान लीजिए पेन, वो कहते हैं अगर आप 1 लोगे तो मैं 10 रुपीज़ का दूंगा, अगर आप 100 लोगे तो मैं 9 रुपये पर आइटम दे दूंगा। ठीक है, यानी कि अगर मैंने उसी प्रोडक्ट की 100 क्वांटिटी ले ली ना, तो वो ईच पेन का प्राइस 9 कर देगा, यानी कि 100 पेन वो 9 रुपये के हिसाब से 900 में देगा। तो उसने जो डिस्काउंट लगाया वो ऑल यूनिट्स पे लगाया ना, तो उस केस को हम बोलते हैं ऑल यूनिट डिस्काउंट। एक और सेकेंड केस आप देखिए, क्योंकि उसके अंदर जो हर यूनिट के ऊपर जितनी भी मैंने परचेज की उन सब के ऊपर डिस्काउंट था। ठीक है, इंक्रीमेंटल डिस्काउंट क्या, उसने कहा देखिए 1 आइटम आपको मैं 10 रुपीज़ की दूंगा। ठीक है, अगर आपने 20 आइटम्स ले ली, ठीक है, यानी कि अगर आपने 1 आइटम ली तो मैं 10 रुपीज़ की दूंगा। आप अगर 20 से 30 आइटम के बीच में लो, यानी कि 20 से ज़्यादा और 30 से कम, तो मैं आपको ₹9 के अंदर दूंगा। ठीक है, और अगर आप 30 से ज़्यादा जितनी भी आइटम लेंगे तो मैं उसको ₹7 में दूंगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल लिया मैंने आपके सामने। तो बताइए अगर मैं 9 क्वांटिटी लूँगी तो मैं कितने उसे प्राइस दे के आऊँगी, कितना प्राइस उसे देकर आऊँगी, 90, 9 × 10। अगर मैंने 21 आइटम ले ली तो पहले 19 आइटम का प्राइस ₹10 के अकॉर्डिंग और 20 to 30 आइटम इसके बीच में जितनी भी क्वांटिटी ली उसका 9 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मतलब क्वांटिटी के हिसाब से डिस्काउंट बढ़ रहा है। ऐसा भी काफ़ी केसेस में होता है, काफ़ी केसेस में हमें इस टाइप का डिस्काउंट भी देखने को मिलता है।
ठीक है। तो ये दो टाइप के हमारे पास डिस्काउंट थे, ऑल यूनिट डिस्काउंट और इंक्रीमेंटल डिस्काउंट। ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमारे पास जब भी हम किसी आइटम को, किसी प्रोडक्ट को लार्ज क्वांटिटी के अंदर परचेज करते हैं तो हमारे पास उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ हमारे पास उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बल्क परचेजिंग की एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस देखिए क्या हैं। फर्स्ट, लेस यूनिट प्राइस। देखिए अगर हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा परचेज कर रहे हैं तो उसका पर यूनिट प्राइस ऑब्वियसली घटेगा। जैसे ऑल यूनिट डिस्काउंट में देख लीजिए या आप इंक्रीमेंटल डिस्काउंट में देख लीजिए, दोनों में ही यूनिट ज़्यादा परचेज करने पर प्राइस घट रहा था। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट केस हमारे पास, नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, लेस ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कम लगेगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, जितनी बार हम अपना स्टॉक या फिर अपना आइटम ऑर्डर करते हैं, आइटम्स ऑर्डर करते हैं, उस टाइम पे जो कॉस्ट लगती है उसे हम बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो भी कम लगेगी। लेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि एक ही बार में ज़्यादा आ रहा है तो लेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। फ्यूअर स्टॉक आउट। ठीक है, क्योंकि देखिए आपके पास शॉर्टेज के चांसेस कम रहेंगे अगर आप इन्वेंट्री को ज़्यादा मेंटेन करके रखेंगे, लार्ज क्वांटिटी में लेंगे। ठीक है। अगर आपके पास शॉर्टेज नहीं रहेगी, शॉर्टेज से देखिए हमारी गुडविल घटती है, क्योंकि आप शॉर्टेज, अगर आपके पास कोई कस्टमर आया और आपके पास शॉर्टेज है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम चांसेस हैं कि वो कस्टमर किसी और शॉप पर जाए। ठीक है। तो उस केस के अंदर अगर हमारे पास शॉर्टेज है तो गुडविल घटने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। मास डिस्प्ले बाय रिटेलर। देखिए आप किसी शॉप पर जाएं और आपको एक ही चीज़ के बहुत सारी क्वांटिटीज़ मिले तो इससे क्या रहता है, वो जो रिटेलर है जो सेल कर रहा है वो अपनी ज़्यादा क्वांटिटी भी उसे दिखा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए अब ये सारी मेरे पास मैंने वो डिस्कस की जो एडवांटेजेस थी। अब इसके बाद मेरे पास कुछ ना कुछ प्राइस डिस्काउंट के डिसएडवांटेजेस भी होंगे। अब आप सोचेंगे कि डिस्काउंट भी मिल रहा है तो डिस्काउंट की क्या कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं। हाँ, हर चीज़ की कुछ ना कुछ एडवांटेजेस भी होती है और डिसएडवांटेजेस भी होती है। तो अब हम बात कर रहे हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। देखिए डिसएडवांटेजेस क्या हैं। जब हम किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी के अंदर परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो हायर कैरिंग कॉस्ट, जहाँ हम अपने इन्वेंट्री को रखेंगे तो कुछ ना कुछ उस जगह का हम प्राइस भी देंगे, रेंट भी देंगे। ठीक है। अब क्योंकि एक ही टाइम पे हमने ज़्यादा स्टॉक ले लिया, ज़्यादा टाइम तक हमें स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा लार्ज क्वांटिटी के अंदर, क्योंकि डिमांड नहीं बढ़ी, सिर्फ हमने इन्वेंट्री ज़्यादा इकट्ठा कर लिया क्योंकि हमें डिस्काउंट मिल रहा था। तो हायर कैरिंग कॉस्ट हम एक पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है। सेकेंड, ओल्डर स्टॉक। देखिए क्या पता हमने डिस्काउंट के लिए अपनी क्वांटिटीज़ तो ज़्यादा ले ली, अब क्या पता हमारे पास जो स्टॉक है वो आउट ऑफ ट्रेंड बन जाए। ठीक है। हमारे पास मान लीजिए हम ऐसा कोई सामान बेच रहे हैं जिसमें डे टू डे अपडेट्स आ जाती हैं और हमने उसकी ज़्यादा क्वांटिटी ले ली तो स्टॉक कैन बी ऑब्सोलीट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोर कैपिटल रिक्वायर्ड। क्योंकि हमारे पास हम स्टॉक ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है हमें, क्योंकि हमने माल ज़्यादा ख़रीद लिया तो हमें ज़्यादा कैश की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। और ब्लॉक्ड मनी, हमारा पैसा ब्लॉक हो जाएगा उस इन्वेंट्री के अंदर। लेस फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए हमारे पास, क्योंकि हमने क्या किया, अपने मनी को उसके अंदर ब्लॉक कर दिया और अब हमारे पास फर्म के अंदर बाकी चीज़ों के लिए अपना जो कैश इन हैंड था वो कम बच गया। ठीक है। और देखिए डेप्रिसिएशन के चांसेस भी ज़्यादा हैं। ठीक है। अब देखिए ये तो थे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब हम फॉर्मूलाज पे चलते हैं कि कैसे हमें ट्रीट करना है इनके क्वेश्चंस को और कैसे हम वैल्यूज़ निकालेंगे टीसी की, क्यू स्टार की। ठीक है। तो आइए चलते हैं उस टॉपिक पर। अब देखिए
If the items are purchased with quantities discount, the price C may vary according to the following scheme. देखिए अगर मैं आइटम को प्राइस डिस्काउंट के साथ परचेज कर रही हूँ तो हमारे पास जो कॉस्ट है वो इस तरह से वेरी करेगी। देखिए कैसे, देखिए C इक्वल टू पी नॉट इफ परचेज क्वान्टिटी इज दिस। मान लीजिए C जो है पी नॉट हमारे पास ये प्राइजेज हैं सारे, ठीक है, और ये क्वांटिटी है। अगर मैंने B1 से कम क्वांटिटी ली तो मुझे प्राइस पड़ेगा पी नॉट, और अगर मैंने B1 से ज़्यादा और B2 से कम, जैसे कि मैंने एग्जांपल के अंदर लिया था 20 से कम क्वांटिटी ली तो ₹10, 20 से 30 क्वांटिटी ली तो ₹9, तो ये वही 20 और ये 30 है B1 B2। मुझे जनरल फॉर्म के अंदर दिखाना था तो मैंने इस तरह से दिखा दिया। P1 प्राइस पड़ेगा अगर प्राइस परचेज क्वांटिटी इतनी है, ठीक है, इसी टाइप से ट्रेंड चलता रहेगा। और Pn मेरे को प्राइस पड़ेगा इफ़ परचेज क्वांटिटीज Bn लेस देन Qn। देखिए एक फिक्स क्वांटिटी Qn तक तो प्राइस घट रहा है, उसके बाद कॉन्स्टेंट Pn ही रहेगा, ठीक है। मैं इस ट्रेंड से आपको ये शो कर रही हूँ, ठीक है। तो देखिए अब इसके अंदर Pj-1 यानी कि पी नॉट ग्रेटर रहेगा P1 से और P1 ग्रेटर रहेगा P2 से, ऐसे ही Pn-1 ग्रेटर रहेगा Pn से। ये तो आप साफ ही बात देख सकते हैं ना कि ये वाला प्राइस ज़्यादा होगा, कम क्वांटिटी है इसमें तो प्राइस ज़्यादा आएगा, क्वांटिटी बढ़ गई प्राइस कम, क्वांटिटी और बढ़ जाएंगी तो प्राइस और कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से ये प्राइसेस बढ़ते हैं। और इन मॉडल्स के अंदर हमारी अजम्पशन क्या रहती है, शॉर्टेज आर नॉट अलाउड एंड सप्लाई इज इंस्टेंटेनियस। तो अगर मुझे टोटल कॉस्ट पर ईयर निकालनी है तो किस रिलेशन से मैं निकालूंगी। देखिए मेरे पास EOQ मॉडल व्हेन प्राइस डिस्काउंट आर अलाउड, उस केस के अंदर मेरे पास ये इसका फॉर्मूला रहेगा TC इज इक्वल टू DPJ, जहाँ पर PJ क्या है, प्राइस पर यूनिट फॉर द jth लोएस्ट साइज। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने n के केस में बात की, मान लीजिए मैंने PJ यानी कि Pn से कम ही कहीं पे PJ आएगा, तो DPJ यानी कि PJ जहाँ पर क्या है मेरे पास, प्राइस पर यूनिट फॉर द jth लोएस्ट साइज। C नॉट क्या होती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इनटू डिमांड अपॉन में QJ, उस से कॉरस्पॉन्डिंग Q की वैल्यू जिस PJ की मैं बात कर रही हूँ, प्लस हाफ ऑफ CH QJ वेयर QJ वेरी फ्रॉम BJ टू BJ+1। देखिए यहाँ पर भी B1 टू B2, ऐसे ही BJ टू BJ+1, ठीक है। इस टाइप से मेरे पास वैल्यूज़ वेरी कर रही हैं, ठीक है। ये तो मैंने क्या निकाल दिया, TC टोटल कॉस्ट पर ईयर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास J की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है, 0 से स्टार्ट है, देखिए 0 1 2 अप टू n, ठीक है। अब इसके बाद देखिए मुझे EOQ की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ऑप्टिमम लोड साइज। अब देखिए Q स्टार निकालने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। मान लीजिए देखिए अभी मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर जब समझाया था इंक्रीमेंट डिस्काउंट के बारे में, तो मैंने बताया था देखिए ₹9, 10 और 7 तीन प्राइस थे, ठीक है। सबसे लोवेस्ट प्राइस कौन सा था, ₹7, ठीक है। हमें लोवेस्ट प्राइस से निकालना स्टार्ट करना है, ठीक है। अब देखिए आप सबसे लोवेस्ट प्राइस के लिए मेरे पास क्वांटिटी का फॉर्मूला रहेगा Q1 स्टार इज इक्वल टू 2C नॉट D अपॉन में IPN, ठीक है। देखिए ये मैंने किस केस में निकाला, जब मेरे पास प्राइस लोएस्ट था। अब देखिए अगर QN स्टार की वैल्यू ग्रेटर देन BN आ गई, देखिए आपको प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर याद होगा QN स्टार मेरे पास क्या था, मैंने लास्ट में P नॉट P1 अप टू PN जब आपको दिखाया था, मैं एक बार फिर दिखा देती हूँ। देखिए इस केस के अंदर मेरे पास P नॉट सबसे ज़्यादा था, फिर उससे कम प्राइस, फिर उससे कम प्राइस। जब क्वांटिटी का साइज़ B1 से कम था तो प्राइस ये, B1 से B2 के बीच में था तो प्राइस ये। ऐसे ही जब क्वांटिटी ग्रेटर देन BN थी तो मेरे पास बाकी सारी क्वांटिटी के लिए प्राइस ये रह जाता था।
तो अब की बार मैं कह रही हूँ अगर क्यू एन स्टार ग्रेटर देन बी एन है, ठीक है, यानी कि ये वाला केस, तो उस केस के लिए मेरे पास ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या रहेगी, क्यू एन स्टार, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। अब देखिए अगर क्यू एन स्टार, ये तो ग्रेटर और इक्वल का केस था, मैं लेस देन बी एन की बात कर रही हूँ। अगर ये लेस देन बी एन आ गया तो हम स्टेप 2 की ओर जाएंगे। ये हमारे पास स्टेप 1 था। अब देखिए स्टेप 2 के अंदर क्या बात चल रही है, स्टेप 2 के अंदर क्यू एन -1 स्टार निकालेंगे हम, जिसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला रहेगा एज इट इज़ स्टेप 1 जैसा, बस इसके अंदर प्राइस भी क्यू एन -1 है तो पी एन -1 वाला आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगेन वही केस, यहाँ पर अब n को n -1 से रिप्लेस कर दिया जाए। अगर क्यू एन -1 स्टार इज़ ग्रेटर देन बी एन -1, सॉरी ग्रेटर, तो हमें क्या करना है, तो हम टोटल कोस्ट टी सी एन -1 को टोटल कोस्ट टी सी एन से कंपेयर करेंगे और उस कोस्ट को लिख देंगे जो सबसे लीस्ट होगी, ठीक है। टी सी एन -1 को टी सी एन से कंपेयर करना है और वो हम कोस्ट लिख देंगे जो सबसे कम होगी, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास क्यू एन -1 स्टार इससे लेस आ गया तो मैं स्टेप 3 पे जाऊंगी। स्टेप 3 के अंदर मुझे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मुझे n -1 को n -2 से रिप्लेस करना है, या इसके अंदर n को n -2 से रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए जितने भी इंटरवल्स के अंदर, यानी कि जितने भी स्टेप्स के अंदर हमें प्राइस दिए हुए होंगे, मान लो मेरे पास P1 P2 P3 तक दिए हुए हैं, तो 3 केस यानी कि n -1 और n -2 तक आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमें निकालनी होती है क्यू एन स्टार और टी सी स्टार की वैल्यू। इस वाले मेथड के लिए आपको कुछ भी देखिए प्रूफ नहीं करना बहुत लंबा चौड़ा कि किस टाइप से डिस्काउंट का बनेगा ग्राफ, आपको सिर्फ यही करना है। इसके बाद देखिए आप एक एग्जांपल देखिए ताकि आपको यही चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए उस एग्जांपल में क्या बोल रहे हैं, एग्जांपल की हमारे पास स्टेटमेंट है, The annual demand for an item is 2400 units. The inventory carrying charge is 24% of the purchase price per year. Purchase prices are P1 is equal to rupees 10, P2 is equal to rupees 9.25, P3 is equal to rupees 8.75. देखिए विद रिस्पेक्ट टू P1 हमें Q1 की क्वांटिटी दी हुई है कि अगर Q1 लेस देन हमारे पास 500 है तो प्राइस रहेगा ₹10। अगर हमारे पास Q2 500 से 750 तक है तो प्राइस रहेगा 9.25, और अगर 750 से ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करें तो प्राइस रहेगा 8.75। डिटरमाइन करना है हमें द ऑप्टिमम परचेज क्वांटिटी टेकिंग द ऑर्डरिंग कोस्ट एज 437.5। परचेज कोस्ट हमें, यानी कि जो वैल्यू हम ऊपर रखेंगे C0 में, ऑर्डरिंग को C0 की जगह हम रखेंगे 437.5, और इसके अंदर देखिए ये 24% क्या है। देखिए जब मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूलाज, तो इसके अंदर I क्या था, यहाँ पर I क्या था, परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो वही परसेंटेज चेंज मेरे पास इस फॉर्मूला के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 24%। तो आपको I की जगह ये 24% वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो देखिए अब इस एग्जाम्पल को हमें कैसे करना है, निकालना क्या है हमें, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना है ऑप्टिमम परचेज क्वांटिटी, यानी कि डायरेक्टली वो आपसे क्यू स्टार की डिमांड कर रहा है उस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए जब हम स्टेप 1 पर चलते हैं तो क्या निकालते हैं, क्यू एन स्टार। व्हाट इज एन हेयर, एन इज 3 क्योंकि मैक्सिमम 1 2 3 के अंदर 3 है। क्यू एन स्टार का फॉर्मूला था मेरे पास √of 2DC0 अपॉन में IPN। जब मैंने इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास क्या रहेगा, 2 इंटू C0 है मेरे पास 437.5 इंटू डिमांड इज़ 2400 IPN
आई मेरे पास क्या रहेगा 24%, में है तो 0.24, पीएन क्या रहेगा 8.75, पीएन ये वाला है, ठीक है। अब जब मैंने इसको सॉल्व किया और मैंने जब इसकी वैल्यू निकाली तो मेरे पास क्या आ गया 1000 यूनिट्स। सिर्फ कैलकुलेशन है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं, आपका भी आंसर यही आएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो क्वांटिटी है उसकी वैल्यू आ गई 1000 यूनिट्स। इसके बाद देखिए, अब अगर मैं कंपेयर करती हूँ कि 1000 और 750 में से ग्रेटर कौन सा है, ग्रेटर कौन सा है 1000, तो मेरे पास ऑप्टिमम परचेज क्वांटिटी कितनी आ गई 1000। लेकिन मान लीजिए मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास C0 दो दी हुई थी, एक तो 437.5 और सेकंड ₹87.5। मैं सिर्फ आपको डिफरेंस बता रही हूँ कि देखिए यहाँ तो थी 1000 यूनिट्स, तो ऑप्टिमम परचेज क्वांटिटी मेरे पास आ गई 1000। अब एक बार 87 वैल्यू के लिए भी हम निकालते हैं Q3 स्टार। इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, सारी वैल्यू सेम, 2 इंटू C0 की वैल्यू बस मेरे पास 87.5 आ जाएगी, बाकी की सारी वैल्यूज़ मैं एज इट इज़ सेम रखूँगी, इवन Pn की वैल्यू भी नहीं बदलेगी। अब आप इसको सॉल्व करके जब आंसर निकालेंगे तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 447 यूनिट्स आंसर आएगा। अब क्योंकि 447 लेस देन 750 है तो हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएंगे। इसके अंदर 1000 यूनिट्स ऑलरेडी 750 से ज़्यादा था, तो हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर नहीं जाएंगे। जब हमारे पास Q स्टार जो भी हम निकाल रहे हैं, Qn स्टार, Qn-1 स्टार, Qn-2 स्टार, अगर उसकी क्वांटिटी जितनी हमारे पास यहाँ पर वैल्यू दी हुई है मैक्सिमम, उससे भी ज़्यादा आ जाए तो हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर कभी नहीं जाएंगे, और अगर वैल्यू कम आ जाए तो हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। तो यहाँ पर 447 इज़ फार लेस देन 750, तो हम नेक्स्ट स्टेप पर गए और नेक्स्ट स्टेप पर हमने क्या करना है Q2 स्टार, क्योंकि यहाँ पर Qn मेरे पास था Q3 स्टार, तो Qn-1 आ जाएगा Q2 स्टार। अब जब मैं Q2 स्टार की वैल्यू निकाल रही हूँ तो मुझे सिर्फ एक ही केस के अंदर निकालनी है, 87.5 वाले केस के अंदर। 87.5 वाले केस के अंदर फॉर्मूला के अंदर मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ 2C0, C0 मेरे पास क्या है 87.5 इंटू D 2400 अपॉन में देखिए 0.24 इंटू में 9.25, सभी कुछ सेम है, बस मुझे अब की बार 9.25 वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि मैं P2 से कॉरस्पॉन्डिंग Q2 निकाल रही हूँ। देखिए Q2 के कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस क्या है P2, इसलिए मैंने यहाँ पर P2 की वैल्यू पुट की। कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से आती है, इसकी कैलकुलेशन करके जब आप आंसर निकालेंगे तो 435 यूनिट्स आएगा। Q3 स्टार जब हमने निकाला था तो 447 यूनिट्स आंसर आया था, अब की बार हमारे पास क्या है 435। लेट्स चेक कम है या ज़्यादा है। अब कंपेयर भी किससे करना है हमें, पहले हमारे पास 1000 को 447 को हमने इस क्वांटिटी से कंपेयर किया था, अब हमें 435 को इस क्वांटिटी से कंपेयर करना है। क्या 435 इससे कम है तो वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप, अगर ज़्यादा आ गया तो यहीं पर ही इस प्रोसीजर को एंड कर देंगे, ठीक है। अब मैंने देखा 435 तो 750 से बहुत कम है, तो हम नेक्स्ट स्टेप पर गए। नेक्स्ट स्टेप पर देखिए यहाँ पर Q1 स्टार पर गए। Q1 स्टार के लिए मुझे क्या करना है 2C0, C0 क्या है 87.5 इंटू में 2400 अपॉन में 0.24। Q1 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास प्राइस की वैल्यू कितनी है 10। इसको आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना आता है और रिजल्ट आ जाएगा 418 यूनिट्स। देखिए 418 यूनिट्स इस इंटरवल के अंदर है, Q1 से कम है ना। देखिए यहाँ पर मेरे पास जब मैंने P3 से कॉरस्पॉन्डिंग Q3 निकाला था Q3 स्टार, तो वो 447 आया था। क्या वो Q3 स्टार, ये कंडीशन क्या बोल रही है Q3 इज़ ग्रेटर देन 750, इसके अंदर लाई नहीं कर रहा था। इस केस के अंदर 750 और 500 के बीच में सेकेंड क्वांटिटी 435 थी, वो भी नहीं थी। अब की बार मेरे पास जो आंसर आया वो 418 आया, और यहाँ क्या कह रहा है Q1 लेस देन 500, तो 418 इज़ लेस देन 500 यानी कि ट्रू, ठीक है। तो हमें
Q1 स्टार फाइनली अपनी क्या मान लेनी है हमें, 418। अगर इससे पहले ही हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती तो हम वहीं पर ही रोक देते, यूनिट्स में आएगा आंसर। ठीक है, अब आप बहुत ही ध्यान से देखिए, अब हमें क्या निकालनी होगी, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट भी हम 3 केसेस में निकालेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले हम निकालेंगे TC1। TC1 निकालने के लिए TC1, अब की बार क्वांटिटी क्या रहेगी, 418, क्योंकि TC1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी 418 है। फॉर्मूला क्या था निकालने का, जस्ट मैंने आपको जब इसका प्रोसीजर कराया था तो फॉर्मूला भी बताया था, DPJ प्लस C0D अपॉन में QJ प्लस में हाफ ऑफ CHQJ। ठीक है, इसके अंदर, इस केस के अंदर देखिए Q1 जो हमारे पास लाई कर रहा था, उस केस के अंदर Q1 लेस देन 500 था। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, D की वैल्यू वही 2400 पुट करनी है। प्राइस P1 क्या है क्वेश्चन के अंदर, 10, C0 87.5 अपॉन में QJ कितना है मेरे पास, 418 इंटू में 2400, D की वैल्यू हाफ ऑफ होल्डिंग कॉस्ट CH की वैल्यू मेरे पास क्या है, CH इज नथिंग बट ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको पता है 0.24 ऑफ 10 इंटू 418, अगेन QJ की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, अब देखिए जब मैं इसको सॉल्व करके, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन मैं यहाँ नहीं करके दिखा रही हूँ, तो 24504 मेरे पास आंसर आएगा। ठीक है, अब आप इसी तरह से TC2 निकाल सकते हैं। TC2 के अंदर आप Q2 की वैल्यू क्या लेंगे, 500। ठीक है, क्योंकि देखिए हम लीस्ट वैल्यू निकालते हैं अपनी, और Q2 जो है मेरे पास 500 से 700 वेरी कर रहे हैं, तो सबसे लीस्ट इसके अंदर तो 500 ही है। तो देखिए 500 के लिए सभी जगह पे, यहाँ पे देखिए D की वैल्यू मैंने क्या पुट की, 2400, उसके बाद PJ की वैल्यू 9.25 प्लस में C0 की वैल्यू जहाँ मैंने यहाँ पर पुट करी तो क्या आएगी, 87, सॉरी C0 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 87.5 इंटू में 2400 अपॉन में QJ की वैल्यू मेरे पास है 500, एज इट इज़ आप यहाँ पर भी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, 0.24 इंटू में 9.25 इंटू में 500। ठीक है, सॉल्व करके आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 23175। सिमिलर वे से जब आप TC3 की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 22607। ठीक है, अब टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम कब है, जब Q3 मेरे पास 750 था, देखिए है ना। इस केस के अंदर जैसे Q2 इसके अंदर 500 लिया, Q1 हमने 418 लिया, Q3 हम क्या लेंगे, 750। तो ऑप्टिमम परचेज क्वांटिटी मेरे पास आ गई 750। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। हैव अ नाइस डे।